नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 17 सितंबर और 17 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में जीके जिसके जो भी प्रश्न पूछे गए थे, आज हम उनसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है वह है कि प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएल 2021 2 जून 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया, जिसका राइट आंसर था असम। ठीक है, जो भूपेन हजारिका है असम के पार्श्व गायक है, गीतकार है, संगीतकार है, कवि है, अभिनेता है और फिल्म निर्माता थे। ठीक है, इन्हें व्यापक रूप से सुधा कोंथो के रूप में भी जाना जाता है। 2012 में इन्हें भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण वो मिला है। 2019 में आपका मरणोपरांत भारत रत्न का अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके अलावा भूपेन हजारिका ने दिसंबर 1998 से लेकर दिसंबर 2003 तक का संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष का भी पद है जो कि संभाला है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है, अगर आप उसको लगा के जाते हैं तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप लगाइएगा कहाँ, तो मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में वो है आपका टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेज करते हैं तो आपको मात्र 615 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, जैसा कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी का आपका नोटिफिकेशन जो देखने को मिला है 40,000 वैकेंसी के ऊपर, उसका भी जो नया पैटर्न पर आधारित जो मॉक टेस्ट हो सकता था 640, वो भी आपको इसमें शामिल कर दिया गया है। 217 PYPs भी शामिल कर दिए गए हैं। साथ में एसएससी MTS का जो एग्ज़ाम 30 सितंबर से होना है उसका भी 729 मॉक टेस्ट और 252 PYPs दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या Tier 2 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसका भी मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है 997 मॉक टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम का नहीं, एसएससी के अलावा अगर आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका भी मिलता है, बैंकिंग की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका भी मिलता है। साथ में अगर आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYPs आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं ने स्थान प्राप्त किया। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन है। ठीक है, तो बाबर का उत्तराधिकारी पूछा गया था। हम जैसा कि हम लोग PYQ देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 14 मई 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि बाबर का उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं ने स्थान कब प्राप्त किया था, तो 1530 में किया था। 1526 में बाबर आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और मुगल समाज का स्थापना करता है। 4 साल तक ये आपका मुगल समाज का ये शासक रहता है। इसके अलावा 1530 में ये क्या करता है, हम कब मर जाता है। ठीक है, तो 1530 में जो शासक बनता है वो बनता है आपका हुमायूं। ठीक है, हुमायूं से याद रखिएगा। इसके बाद हुमायूं जो है, हुमायूं आपका 1530 लेकर 1540 तक, ठीक है, आपका 1530 लेकर 1540 तक है, जो कि आपका गद्दी पर बैठता है। 1540 में आपका बिलग्राम या जिसे हम लोग कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं वो युद्ध होता है और शेर सूरी जो है आपका इसको हरा देता है। इसके बाद जो है 15 साल तक जो बाबर है फारस के सफविद वंश, ठीक है, सफविद वंश के मदद से उन्हें वापस जीत लेता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा बाबर का उत्तराधिकारी आपका हुमायूं हुआ, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर हुआ, अकबर का उत्तराधिकारी आपका जहांगीर हुआ, जहांगीर का उत्तराधिकारी आपका शाहजहां हुआ और शाहजहां का उत्तराधिकारी आपका औरंगजेब हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 1854 का उड जो डिस्पैच हुआ आपका संबंध किससे था। ठीक है, तो उड डिस्पैच का जो संबंध है आपका शिक्षा प्रणाली का माध्यम अंग्रेजी और देसी भाषाओं से, इससे भी संबंध है। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से भी संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसिद्ध राजकीय आज्ञा पत्र से भी संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका 1854 में आया। जब आपका 1854 में आया तो उस समय के जो भारत का तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड डलहौजी को एक प्रश्न भेजा था, जो कि वुड ने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय भाषाओं को अपनाना चाहिए, उच्च विद्यालयों को एंग्लो वर्नाकुलर भाषा को अपनाना चाहिए और कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसे वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला जो है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग का स्थापना कब हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHL 2021 में पूछा गया। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका पहले की शिफ्टों में जो अभी एग्जाम आपका चल रहा है वहाँ भी पूछा गया था एक सेकेंड, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसका स्थापना हुआ था आपका सन 2014 में। ठीक है, तो 14 में प्रो कबड्डी लीग का पहला सीजन खेला गया था। इसके अलावा अभी हाल ही में 2023 में आपका प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन खेला गया, जिसमें विजेता बना था पुनेरी पल्टन और उसका जो फाइनल हुआ था, फाइनल में आपका हरियाणा स्टीलर्स को पुनेरी पल्टन ने हराया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यूषण पर्व आपका किस धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका RSMSSB LDC ऑफिशियल पेपर 1 19 अगस्त 2018 में भी पूछा गया। इसका राइट आंसर था जैन धर्म। ठीक है, जैनियों के लिए पर्यूषण पर्व सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक पवित्र त्यौहार है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 में किसे बनाया गया था। इसका जो प्रश्न का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो आपका था शायद मेरी कॉम। ठीक है, तो आप लोग इसको बताइएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आते हैं कि इससे रिलेटेड क्या आपका प्रश्न आया था, जिसका राइट आंसर था आपका मेरी कॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभा अत्रे जो पद्म पुरस्कार विजेता है 2022 का किस क्षेत्र से संबंधित है। हालांकि आपसे इस क्षेत्र नहीं पूछा गया था, आपसे इनका घराना पूछा गया था। ठीक है, तो इनका जो घराना है आपका किराना घराना है। ये आपके भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं और किराना घराना से ताल्लुक़ रखती हैं। 11 पुस्तकों का विमोचन करने का विश्व रिकॉर्ड है। इसके अलावा 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया। 1990 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। 2000 में पद्म विभूषण दिया गया था, इसको भी याद रखना है। और पद्म श्री 1990 में दिया गया, पद्म भूषण 2002 में दिया गया और पद्म विभूषण आपका 2022 में दिया गया था। ठीक है, किराना घराना संबंधित है। किराना घराना आपका अवध में स्थित है। इसका संस्थापक अब्दुल वाहिद खां हैं। ठीक है, थे। अगला है कि MPLADS योजना की शुरुआत कब हुआ। तो MPLADS योजना का शुरुआत आपका 23 दिसंबर 1993 को होता है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इसका फुल फॉर्म है, की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को किया गया था, जिसका उद्देश्य संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत प्रकृति के छोटे कार्य की पहचान करने में सक्षम बनाना था। यह भारत सरकार के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक योजनागत योजना है। ठीक है, अगला है कि कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका SSC MTS में भी पूछा गया था 2022 में। इसका राइट आंसर होगा आपका कथक। ठीक है, नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना इन्होंने किया था 1947 में। और रोहिणी भाटे एक भरतनाट्यम भी डांस करती है और आपका कथक नृतंगना भी है। वह पटना में पैदा हुई और पुणे में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने खैरगढ़ विश्वविद्यालय और ललित कला केंद्र पुणे विश्वविद्यालय को कथक और अन्य नृत्य रूपों के शिक्षण की सलाह दी। इसके अलावा 1977 में कालिदास सम्मान, महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार 1979 और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया। 1990 में इन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखिएगा, गौरव पुरस्कार आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा 2006 में संगीत नाटक अकेडमी की सदस्य बनी और 2007 में अकादमी रत्न पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं। ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में जो एग्जाम हुआ था, जिसका राइट आंसर आपका 32 था। एक मानक शतरंज की बिसात में कुल 64 वर्ग होते हैं, जिसमें 32 सफ़ेद होता है और अन्य 32 काले होते हैं। प्रत्येक सफ़ेद वर्ग एक काले वर्ग के निकट है, इसलिए सफ़ेद वर्गों और काले वर्गों की संख्या समान है। इसलिए शतरंज की बिसात पर सफ़ेद वर्गों का संख्या 32 है। शतरंज की बात करते हैं तो 2 खिलाड़ियों वाला एक रणनीतिक खेल है, जो एक वर्गाकार बोर्ड पर 8x8 ग्रिड में व्यवस्थित 64 वर्गों के साथ खेला जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी 16 मोड़े से शुरू करता है, जिसमें एक राजा होता है, एक रानी, 2 हाथी, 2 शूरवीर, 2 बिशप और 8 प्यादे शामिल है। खेल के प्रतिद्वंदी के राजा को चेकमेट की स्थिति में डालकर जीता जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें राजा खतरे की स्थिति में होता है और अगले कदम पर कब्जों से बच नहीं सकता। ठीक है, अगला जो है कि मैग्नीशियम जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम सल्फेट एक रासायनिक यौगिक है और एक लवण जिसका सूत्र होता है मैग्नीशियम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन में दिया गया था चुनाव में भाग लेना, जो कि आपका एक मौलिक कर्तव्य है, जो कि आपका नहीं है। ठीक है, बाकी जो मौलिक कर्तव्य है आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 में वर्णित थे। 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42 में आपका संवैधानिक संशोधन था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से 11 है। तो संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, आह्वान की जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, समान भातृत्व की भावना रखना, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को स्कूल भेजें। ये भी आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये आपका 2002 में जोड़ा गया था, इसको भी याद रखिएगा। 2002 में आपका 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके माध्यम से। ठीक है, अगला है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है। तो इसका जो नाम है आपका वाइली विलीज। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
इसके अलावा उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करते हैं तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है हिंसक तूफान है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों से उत्पन्न होता है और बाद में हिंसक हवाओं, बहुत भारी वर्षा और तूफान के कारण बड़े पैमानों पर विनाश लेता है। ठीक है, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कुछ नाम है, जैसा कि चक्रवात जो कि हिंद महासागर में कहा जाता है। तूफान की बात करते हैं तो अटलांटिक में तूफान कहा जाता है। इसके अलावा टाइफून की बात करते हैं तो पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी हिंद सागर में किया जाता है। वायु विलेज की बात करते हैं तो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि पीएम सम्मान निधि योजना में एक साल में कितने रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लघु और सीमांत किसान की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2019 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान समृद्धि निधि योजना शुरू किया था। इसका घोषणा 24 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 को यह होता है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना, भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुआ और इसी दिन आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इस आयोग का जो सचिवालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है। ये निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। इसका जो चुनाव है आपका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो राजीव कुमार है अभी वर्तमान में आपके 25वें आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और शिव कुमार जो सेन है वो आपके भारत के पहले आपके उप चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गी बस्तियों का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका दिल्ली होगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं तो दिल्ली में झुग्गी बस्तियों का जो संख्या है वो आपका सबसे अधिक है। दिल्ली में कई झुग्गी बस्तियां हैं और यहाँ की जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो चलिए ये सभी क्वेश्चन आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।